देखिए, वैसे तो आपने पढ़ा भी होगा स्पेसिफिक हीट के बारे में, लेकिन एक बार फिर से कंटिन्यू करते हुए, हीट की वो अमाउंट हीट की वो अमाउंट जो 1 डिग्री सेल्सियस 1 यूनिट मास का बढ़ाने में हमें जरूरत पड़ती है। किसकी? हीट की। वो अमाउंट हीट की जो हमें हीट की वो अमाउंट बेटे जो 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो बढ़ाने में यूनिट मास का जो जरूरत पड़ती है वो क्या कहलाती है? हमारी स्पेसिफिक हीट। हीट के बारे में बता रहे हैं ना, तो हीट की वो अमाउंट समझ में आ गई बात? देखिए मैं लिख रही हूँ अमाउंट ऑफ हीट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड रेज माने बढ़ाने के लिए, टू रेज द टेम्परेचर of unit mass by unit डिग्री सेल्सियस। देखिए, जो मैंने आपको हिंदी में बताया बहुत ही आसान ट्रांसफॉर्मेशन हो गई उसकी इंग्लिश में। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, रेज मतलब टेम्परेचर बढ़ाने में कितना? ऑफ यूनिट मास, एकांक मास के, और यूनिट डिग्री सेल्सियस यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी हमें हीट की आवश्यकता होती है वही हमारी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। क्लियर? क्लियर होगी बेटा? देखो, हमें पता है हीट को हम किससे दिखाते हैं? क्यू से। किससे दिखाते हैं? क्यू से। और आपका मास मान लीजिए एम है, और आपकी सी ये फॉर्मूला है आपका डेल्टा टी। ठीक है, ये आपका हीट है, टेम्परेचर है, एम मास है, और ये आपका सी स्पेसिफिक हीट है। अगर आप सी को लेंगे तो कैसे आ जाएगा? सी इज इक्वल डेल्टा क्यू अपॉन एम क्यू डेल्टा। ठीक, ये है आपकी स्पेसिफिक हीट रेट। किसके लिए? यूनिट मास के लिए, मतलब मास वाली। अगर हम कहें कि जो विशिष्ट ऊष्मा है, जो आपकी स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा है, वो किसके लिए है? मास के लिए, मास वाली है। इसमें क्या यूज हो रहा है? एम, मास। ठीक है, ये आपकी स्पेसिफिक हीट है फॉर मास। याद रखिएगा बेटा मैंने क्या बात कही है। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट किसके लिए है? मास। जिन क्वेश्चंस में मास दिया रहेगा उनके लिए। अब इसकी दो कंडीशंस है, स्पेसिफिक हीट कब मिनिमम होती है और कब मैक्सिमम होती है। बेटा देखिए, अगर डेल्टा क्यू को मैं जीरो कर दूं, क्या कर दूं? जीरो। डेल्टा क्यू को अगर मैंने जीरो कर दिया तो ये जीरो अपॉन एम डेल्टा टी हो जाएगा ना। अगर मैंने ये कर दिया कि मैंने ये कहा कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मैंने जीरो किया, तो ये जीरो अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, इट मीन्स जीरो अपॉन रियल। क्या होता है? अगर ये वाली हमारे पास क्वांटिटी है जीरो अपॉन रियल, तो उसका मान क्या होता है? जीरो। तो जीरो अपॉन रियल इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने डेल्टा क्यू को जीरो किया तो मेरी सी कितनी आ गई? जीरो। जीरो, इसका मतलब जीरो तो क्या ही होगी स्पेसिफिक हीट। तो इसका मतलब जब डेल्टा क्यू यानी चेंज इन हीट, डेल्टा क्यू क्या चीज है? चेंज इन हीट, जीरो कर दी जाए तो हमारी स्पेसिफिक हीट क्या हो जाती है? जीरो। जीरो यानी मिनिमम हो जाती है। यानी व्हेन हम लिखेंगे देन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, देन आपकी सी विल बी मिनिमम। क्लियर हो बेटे?
आप समझ रहे हो? जब मैंने डेल्टा क्यू को क्या किया, जीरो कर दिया, तो जीरो अपॉन रियल का मतलब सारा जीरो हो गई। जब स्पेसिफिक हीट सी अगर जीरो हो गई, तो इसका मतलब सी कैसे हो गई, मिनिमम। तो इसका मतलब जब डेल्टा क्यू को जीरो करने पर हमें सी कैसे मिल गई, मिनिमम। और जब चेंज इन हीट यानी डेल्टा क्यू जीरो होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कल भी मैंने बताया था, एडियाबैटिक प्रोसेस। जब चेंज इन हीट यानी डेल्टा क्यू जीरो होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यानी कि सी जो है स्पेसिफिक हीट, वो आपकी मिनिमम किस में होगी बेटे, एडियाबैटिक प्रोसेस में। यानी कि दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर हुआ बेटे? अब याद रहेगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट कैसी होती है, मिनिमम। मिनिमम कह दो, जीरो कह दो। क्लियर? और अब आपको दूसरी शर्त निकालनी है कि स्पेसिफिक हीट मैक्सिमम कब होती है। तो आप कैसे कहेंगे कि मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम कब होगी, देखिए बेटे, स्पेसिफिक हीट मैक्सिमम कब होगी, जब आपका, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, डेल्टा ये तो फिक्स है, मास तो फिक्स होगा, अगर मैं डेल्टा टी को जीरो कर दूं, डेल्टा टी को क्या कर दूं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बटे जीरो। तो यानी वन अपॉन जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। क्या होता है वन अपॉन जीरो, क्या होता है बेटे, हमें पता है कि वन अपॉन इनफाइनाइट को हम क्या, सॉरी, वन अपॉन जीरो को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, अगर बेटा मैं यहाँ डेल्टा टी नीचे है, ठीक है, डेल्टा क्यों, मतलब डेल्टा टी, और डेल्टा टी को मैं क्या कर दूं, जीरो कर दूं, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, अनंत, इनफाइनाइट, यानी कि मैक्सिमम हो जाएगी। स्पेसिफिक हीट कितनी हो जाएगी, मैक्स। तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि अगर मैं डेल्टा टी को डेल्टा क्यू के साथ पर डेल्टा टी को जीरो कर दूं, देन सी विल बी मैक्सिमम। क्लियर? ये कंडीशन नंबर 1 थी। एंड कंडीशन नंबर 2 है, व्हेन डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, देन सी विल बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, और इस तरह से। एंड हम कहेंगे मैक्सिमम, ब्रैकेट में क्या कर दीजिए, मैक्सिमम। क्लियर बेटा? कंडीशन नंबर 2 क्लियर हुई आप लोगों को? अब आपको मैंने बताया कि जब डेल्टा क्यू जीरो होता है, दैट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। बट व्हेन डेल्टा टी इज जीरो, then the process will be isothermal process। जब चेंज इन टेम्परेचर, वो क्या था, चेंज इन हीट, ये क्या था, चेंज इन हीट, जीरो थी तो एडियाबैटिक था। और जब चेंज इन टेम्परेचर अगर जीरो होगा तो वो आइसोथर्मल। आइसो मैंने होता है सम, इसमें मैंने टेम्परेचर, भाई डेल्टा टी अगर जीरो है, टेम्परेचर में चेंज अगर जीरो है, तो इसका मतलब कोई चेंज हुआ ही नहीं। और जब कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो वो कैसा होगा, समान ताप वाली। तो इसका मतलब आइसोथर्मल। अगर समान ताप वाली अभिक्रिया है, तभी तो डेल्टा टी जीरो हुआ, चेंज ही नहीं हुआ, तो वो आइसोथर्मल। आइसो मैंने समान, थर्मल मैंने टेम्परेचर, तो जिसमें समान है टेम्परेचर, दैट मीन डेल्टा टी जीरो। समझ आई बात? अगर डेल्टा टी जीरो है, देन द प्रोसेस विल बी आइसोथर्मल। मतलब अब आप ये लिखिएगा कि ये जो सेकंड शर्त है, इसमें हम कहेंगे या दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल। आपको क्लियर हुआ बेटा? कौन सा प्रोसेस है, जब हमारा आइसोथर्मल में क्या होता है, डेल्टा टी जीरो होता है, क्योंकि आइसो में क्या होता है, समान, थर्मल में ताप, और जिसमें ताप समान रहेगा तो डेल्टा टी कुछ होगा, जब चेंज है तो डेल्टा टी जीरो। अगर डेल्टा टी जीरो है तो वो आइसोथर्मल हो गया। और अगर समान हीट है, उष्मा अगर समान है, तो डेल्टा क्यू कैसी होगी, जीरो होगी। वो होती है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक क्या होता है, ना हीट बाहर जाती है ना बाहर से अंदर आती है, तो वो प्रोसेस एडियाबैटिक। इसमें हीट समान रहती है, टेम्परेचर समान रहता है, वो आइसोथर्मल।
क्लियर। तो ये याद रखेंगे एडियाबैटिक में स्पेसिफिक हीट कैसी होती है, मिनिमम, और इसमें क्या होती है जो आइसोथर्मल है मैक्सिमम। स्पेसिफिक हीट कैसी रहेगी मैक्सिमम। ये दोनों क्वेश्चन बहुत आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, थोड़ा स्पेसिफिक हीट, क्या पढ़ा, स्पेसिफिक हीट, है ना। स्पेसिफिक में क्या था, the amount of heat required to raise the temperature of mass by unit degree Celsius, यानी 1 डिग्री सेल्सियस 1 यूनिट मास का बढ़ाने में जितनी हीट रिक्वायर्ड थी वो क्या थी आपकी स्पेसिफिक हीट। अगर मैं आपको कहूं कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या चीज होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगा, इसमें आप मास दे दीजिए, यूनिट मास, ठीक, जो ये यूनिट मास है ना, यूनिट मास को अगर मैं हटा दूं और उसमें क्या दे दूं, मोल दे दूं, गैस के क्या दे दूं, भाई गैस मोलों में नपती है, जैसे हर एक किसी भी चीज को नापने का एक पैमाना होता है, उसकी यूनिट होती है, आपको पता है कि गैस मोल में नपती है। तो आप देखिए बेटे, क्या कहते हैं, जो यूनिट मास है इसको हटा करके आपके मोल दे दूं गैस के, क्या दे दूं, तो वो यूनिट मास हट जाएगा, उस समय जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या बन जाएगी, मोलर स्पेसिफिक हीट। बात समझ में आई, क्या बन जाएगी, मोलर स्पेसिफिक हीट। क्लियर। देखिए मैं लिख रही हूँ, ये हो गया ना आपका। अब आपको मैं बढ़ाती हूँ मोलर स्पेसिफिक, लिख लीजिए मोलर specific heat, the amount of heat required to raise the temperature of यूनिट मास की जगह मैंने अब कर दिया 1 मोल ऑफ गैस, क्या कर दिया 1 मोल ऑफ गैस बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। क्लियर बेटा, ये किसकी एप्लीकेशन हो गई, मोलर स्पेसिफिक हीट की। अब मैंने यूनिट मास हटा दिया वहां से और मैंने क्या लगा दिया 1 मोल ऑफ गैस लगा दिया। देखिए अब जिस ये जो फॉर्मूला था स्पेसिफिक हीट का था ना बेटे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये थी आपकी स्पेसिफिक हीट, है ना, ये चेंज इन हीट थी, ये आपकी क्या था, इसकी मास था, और ये स्पेसिफिक हीट था, ये चेंज इन टेम्परेचर था। मैंने इसको हटा के क्या लगाया है 1 मोल ऑफ गैस, तो मैं इस एम को हटा दूं, किसको हटा दूं, एम को हटा के मैंने 1 मोल को मैं किससे रिप्रेजेंट करती हूँ, स्मॉल एन से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एन से, so that's called molar specific heat। डेल्टा क्यू बराबर एन सी डेल्टा टी। लेकिन अब एक चीज और है, जो आपकी स्पेसिफिक हीट थी वो स्मॉल में थी, और की जो मोलर स्पेसिफिक हीट रहेगी ये आपकी जो आएगी कैपिटल सी में आएगी। समझ में आई बात, मोलर स्पेसिफिक हीट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल वाला, जो मोल वाली स्पेसिफिक हम हीट कहेंगे उसे कैपिटल सी से करेंगे, जो बड़ा सी है उसको मोल वाली, याद रखिएगा, जो मोल वाली आपकी विशेष ऊष्मा रहेगी वो बड़े सी से रहेगी, और जो मास वाली रहेगी वो स्मॉल सी से रहेगी। क्लियर। तो कैसे आपका ये हुआ, उसके बाद देखिए अगर मुझे अब ये निकालना है, इसे मतलब थोड़ा बड़ा कर लीजिए, और ये आपका ये बड़ा सी हो गया, ये आपका एन हो गया, आप समझ रहे हो, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। क्लियर हुआ। अब आपका जो ये वाला फॉर्मूला है बेटा, दैट इज आप क्या कहेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर मोल। क्लियर हुआ। अब आप मुझे ये बताइए बेटा जी कि जो आपका क्या नाम है मोल है,
मोल यानी एन, उसका क्या फार्मूला होता है बता सकता है कोई बच्चा? मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, याद है? देखिए मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ये तो आप पढ़ते आ रहे हो बहुत पहले से। यानी कि एन, मोल को हम किससे लिखते हैं? एन से। इज इक्वल टू मास को आपने लिखा स्मॉल एम से, मास मैंने आपको बताया मास वाली जो थी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया था, और मोलर मास को मैंने कर दिया कैपिटल। क्लियर? क्लियर हुआ? यस मैम। अब मैं इस एन की वैल्यू किस में रख दूं? इस वाले फॉर्मूले में रख दूं अगर, तो क्या हो जाएगा बेटे? स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, तो कैपिटल एम कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? देखिए बेटा, ये आपकी स्पेसिफिक हीट है इनटू डेल्टा क्यू अपॉन स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इन डेल्टा डी। तो ये चला गया आपका ऊपर और ये फॉर्मूला रिप्लेस हो गया इससे, डेल्टा क्यू है ना, और कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू डेल्टा डी। अब आप ध्यान से देखिए बेटा और मुझे बता दीजिए, ध्यान से देखो बेटा, इससे रिप्लेस हो गया ना, मोलर स्पेसिफिक इससे रिप्लेस हो गई। अब जरा ये चीज देख के बताओ बेटे ध्यान से कि ये वाला, ये वाली क्वांटिटी क्या है? स्पेसिफिक हीट फॉर मास, मास वाली स्पेसिफिक हीट हो गई ना, तो मैं इसे मास वाली स्पेसिफिक हीट को मैं किससे रिप्रेजेंट करती हूँ? स्मॉल सी से। ये कैपिटल सी चल रहा था ना, अब ये स्मॉल सी आ गया इधर, तो ये क्या हो जाएगा बेटे? ये हो जाएगा इज इक्वल टू स्मॉल सी इंटू कैपिटल एम। समझ में आई बात? यानी कैपिटल सी इज इक्वल टू स्मॉल सी इंटू कैपिटल, ये वाला फॉर्मूला कैपिटल ये आपकी मोलर हो गया, मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू कैपिटल एम क्या लीजिए और स्मॉल सी। स्मॉल सी क्या है? आपकी मास वाली स्पेसिफिक हीट, और ये क्या है? मोल वाली स्पेसिफिक हीट। ये इसे कर लीजिए इस तरह से ब्रैकेट। क्लियर हुआ बेटा? अगर अब आपको कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में मोलर मास दिया रहता है, मोलर मास दैट इज मोलर मास है ये, और आपको क्या दिया रहता है? सिंपल स्पेसिफिक हीट दी रहती है, और पूछा जाता है कि उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट निकालिए, तो आप इस फॉर्मूले में आराम से निकाल लेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करिए। अगर स्पेसिफिक हीट सिंपल दी हुई है और मोलर मास दिया हुआ, इस फॉर्मूले में पुट कीजिए और आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर? देखिए फर्दर मैं ये बताने वाली हूँ कि ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट है, ये आपकी टू कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है बेटे। इसमें हो जाती है टू कैटेगरीज में, कौन कौन सी? सीपी एंड सीवी, दैट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब जो हमारी, जो मैंने कहा था कि दी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर मैं यहाँ लिख दूं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो किसकी डेफिनेशन हो जाएगी? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वो हो जाएगी सीपी। समझ में आई बात? वो डेफिनेशन किसकी हो जाएगी? सीपी। अगर एक वर्ड लिख दूं बस इसके आगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जो कांस्टेंट दाब पर हमें 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने का, 1 मोल गैस का जो भी हीट चाहिए, वो क्या कहलाती है? हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, उसे हम किससे भी नोट करते हैं बेटे? सीपी से। क्लियर? लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप अपने आप अगर आती है इसकी डेफिनेशन तो आप एट कांस्टेंट प्रेशर अपने आप लगा लो, समझ में आएगा? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, देन इट इज डिनोटेड बाय सीपी। अब आ जाइए आप सीपी पर। सीपी क्या चीज है? वही अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू
एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब कि अगर किसी पैनल में या किसी वेसल में अगर गैस भरी हुई है तो हम उसकी अगर हीट बढ़ा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। हालांकि हमें पता है कि जब भी किसी की हीट बढ़ाते हैं तो वो चीज क्या है, फैलती है। अगर हम किसी लोहे को भी गर्म करते हैं लोहा फैलता है ना, तो वो एक्सपेंड होता है लोहा या कोई चीज। गैस भी ऐसे ही है, अगर गैस को हम हीटेड करते हैं तो गैस कैसी होती है, आग आती है बाहर को, एक्सपेंड होती है। लेकिन अगर मैं उसके ऊपर पिस्टन लगा दूं, क्या लगा दूं, पिस्टन यानी दबाव लगा दूं, तो मैंने नीचे से हीट देनी शुरू कर दी। तो वो, और मैंने कहा पिस्टन लगाने का मतलब है कि पिस्टन ऊपर जाएगा, लेकिन अगर इतना प्रेशर लगा दिया जाए कि वो ऊपर ना जाए, तो इसका मतलब क्या है कि गैस को टेम्परेचर हमने दिया, बढ़ाया, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो नहीं बढ़ने दिया हमने। क्या नहीं बढ़ने दिया, वॉल्यूम नहीं बढ़ने दिया। तो क्या चीज बढ़ी गैस की, इंटरनल एनर्जी। क्या बढ़ी, अरे भाई जब हमने टेम्परेचर दिया, अगर टेम्परेचर से वॉल्यूम बढ़ जाता वो इंटरनल एनर्जी सेम रहती, लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाता। अब मैं ऊपर पिस्टन लगा दिया, पिस्टन लगाने का मतलब एक प्रेशर लगा दिया, पिस्टन का मतलब एक प्रेशर लगा दिया जिससे कि वो वॉल्यूम ना बढ़े। तो क्या चीज बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी। अंदर गैस और इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी। भाई जोर जोर से भागने लगेंगे, वाइब्रेट होने लगेंगे मॉलिक्यूल्स। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है, जोर जोर से गति करने लगेंगे। और आप ही देख लीजिए, अगर आपके कमरे में पंखे बंद हो जाए, एसी बंद हो जाए और गर्मी हो जाए, तो आपके दौड़ने लगेंगे कि नहीं, दिल आके भागने लगेंगे, गर्मी हो गई। ऐसे ही अणुओं का हाल है, मोल्स का हाल है, ठीक है ना। गैस मॉलिक्यूल्स का यही हाल है, तेज गर्म करोगे तो वो भी भागने लगे। क्या बढ़ जाएगी उनकी काइनेटिक एनर्जी, और उसकी क्या बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी। क्योंकि कल मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा ए, बताया था। इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के, बताया था ये फॉर्मूला। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी की बढ़ रही है। क्लियर बेटे। तो मैं आपको यहाँ पे थी, हाँ मैं ये बता रही थी कि सीपी एंड सीपी समझ गए आप, सीपी एंड सीपी समझ गए बेटा। ये बता दो बस। चार चार पांच घंटे बैग तो पड़े हैं, उनको ऐसा तो नहीं क्यों लग रहा होगी थोड़ा ज्यादा। आप ये बुक लीजिए बेटा, पीवी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, and Cp molar specific heat at constant pressure। मैंने तो बहुत से दो तीन टॉपिक पढ़ा भी दिए बेटा। अच्छा, मैंने इसमें स्पेसिफिक हीट पढ़ा दी, मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ा दी, सीपी पढ़ाया, सीवी पढ़ाया। चलिए कोई नहीं, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। समझ में आ गया बेटे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड सीवी, एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड सीवी। क्लियर हो गया बेटे। मैंने आपको अभी अभी जो स्पेसिफिक हीट सिंपल फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन मोल वाला बताया था, सी बड़ा और डेल्टा टी स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट का ये बताया था। अगर अब मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा हीट जो है वो भी क्या हो जाएगी, क्यूबी, और जो स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट थी वो क्या हो जाएगी, सीवी। अब सीवी निकालिए यहाँ से, सीवी
is equal to delta QV upon N into delta T. क्लियर? बात समझ में आई बेटे? इसी तरह से बेटा मैं सीपी को भी यूज कर सकती हूँ। क्या हो जाएगा? सीपी इज इक्वल टू क्यूपी। हाँ जी, वेरी गुड। डेल्टा क्यूपी अपॉन एन इंटू डेल्टा टी टू। सिर्फ बॉक्स में कर लीजिएगा बेटा। और इसको भी अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा क्यूपी इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी सी। ये बेटे 1 2 3 4 चारों इक्वेशन नोट कर ले। 1 2 3 4 चारों इक्वेशन यूज होंगी बेटे आप न्यूमेरिकल्स में। हुआ बेटा? नाउ we discuss CP and CB in terms of F. What do you mean by F? Is the degree of freedom. मैं अब CP और CV को किस में यूज करूंगी बेटे? डिग्री ऑफ फ्रीडम F की टर्म निकालूंगी। देखिए ये होता है आपका CV इज इक्वल टू F बाई 2 इंटू R। F क्या चीज है? Degree of freedom and R is the gas constant, universal gas constant. Okay, clear? Molar specific heat at constant volume is equal to F by 2 into R. और molar specific heat at constant pressure is F by 2 plus 1 ब्रैकेट में और बाहर R गैस कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए। किस टर्म में है ये सीपी और सीवी? एफ की टर्म में, डिग्री ऑफ फ्रीडम में। अगर आपको क्वेश्चन बेटे डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म पूछ जाते हैं आप पूछ करोगे एफ बाय 2 आर का और एफ बाय 2 प्लस 1 इंटू आर का। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको किसमें पूछे जाते हैं? इसमें टेम्परेचर हीट में पूछे जाते हैं, तब आप इसका यूज करोगे। मोल वाली पूछी जाएगी तो एन का यूज करोगे, मास वाली पूछी जाएगी तो एम वाली का यूज करोगे। ये जो मैंने एम वाली बताई थी अभी पहले, मास वाली सिंपल स्पेसिफिक हीट, वो तो मास वाली हो गई। और मोल वाली क्या होती है? कैपिटल, ये एन वाली समझ में आई? हाँ कैपिटल, वो एन वाली। क्लियर हो गया? एक रिलेशन होता है, आपने पढ़ा भी होगा, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। क्या होता है? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। मेयर का फॉर्मूला बोलते हैं ना इसको, मेयर का सूत्र। क्या होता है मेयर का सूत्र? सीपी माइनस सीवी बराबर आर। ये होता है मेयर का फॉर्मूला। क्या होता है बेटा? मेयर का फॉर्मूला। और ये रिलेशन भी है किस किस में बेटे? सीपी और सीवी में, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में ये रिलेशन। ठीक है, ये हो गया बेटे। मैं इसे रब कर रही हूँ, अब आपको एक टेबल लिखवाने जा रही हूँ।
तीन तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक या ट्राइएटॉमिक। तो उन तीनों तरह के मॉलिक्यूल्स के लिए सीवी और सीपी का जो मान है वो अलग अलग होगा, क्योंकि एफ का मान तीनों के लिए अलग है। एफ यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3। बताया था कल। मोनोएटॉमिक का एफ कितना होता है? 3। डायएटॉमिक का एफ 5 और पॉलीएटॉमिक का एफ 6। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? सीवी एंड सीपी, मोनोएटॉमिक के लिए, डायएटॉमिक के लिए और पॉलीएटॉमिक। अब आप देख लीजिए, मैंने एक ये टेबल बना दी बेटे इस तरह से, यहाँ लिखा सीपी, सीवी, सॉरी क्या लिखा? सीवी, और दूसरे नंबर पे रखा सीपी। ठीक है, और इस तरह से एक ऊपर लाइन खींची, और फिर इधर किया मैंने ये मैंने कर दिया। तो क्या कर दिया? मोनो एटॉमिक, ये कर दिया आपका डायएटॉमिक, और ये क्या कर दिया मैंने? चलिए बताइए, आपको मैंने अभी अभी बताया कि सीवी का क्या फॉर्मूला होता है बेटे डिग्री ऑफ फ्रीडम के पदों में? एफ बटे दो आर, यही तो बताया। सीवी बराबर एफ बटे दो इंटू आर। तो मुझे पता है कि एफ मोनोएटॉमिक के लिए 3 होता है, तो मैंने क्या कर दिया? सीवी क्या है? 3/2 इंटू आर। क्लियर? समझ में आई बात? अब सीपी में आ जाओ, मोनोएटॉमिक के लिए सीपी क्या है बेटे? F/2 प्लस 1 इंटू आर, यानी 3 रखो। मोनोएटॉम के लिए F 3 है, 3/2 प्लस 1 इंटू आर। तो ये क्या हो जाएगा? तो जुड़ जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो आर 5/2 इंटू आर। क्लियर हुआ बेटे? ये वाली बात बताओ, मोनोएटॉमिक के लिए सीबी का मान और सीपी का मान क्लियर हो गया? अगर मैं अब इस एफ में 3 की जगह 5 रख दूं तो क्या हो जाएगा? सीबी का मान डायएटॉमिक 5/2 इंटू आर, और इसमें क्या हो जाएगा? 2 और जुड़ जाएंगे, 7/2 इंटू आर। क्लियर? अब ट्राइएटॉमिक के लिए बेटे कितना होता है? 6, यानी 3/6 यानी 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका 3 और नीचे हो गया आपका 4। क्लियर? क्लियर बेटे? यानी डायएटॉमिक और ये भी कितना होता है? 5। और ट्राइएटॉमिक के लिए और भी कितना होता है? 4। क्लियर हुआ बेटे? क्लियर? मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बना रही हूँ। ठीक है बेटे, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये नोट कर लिया बेटे आपने? नोट कर लिया? ये चीज नोट कर लो बेटे। तो हो गया बेटे? देखिए,
क्वेश्चन फाइंड मोलर पीवी कॉमा सीपी सीपी माइनस टीवी फॉर ऑक्सीजन कॉमा also calculate CP माइनस टीवी किसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास फॉर ऑक्सीजन। देखिए बेटा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। मैंने क्या लिखा है फाइंड मोलर सीवी सीपी और सीपी माइनस सीवी फॉर ऑक्सीजन O2। O2 जो है वो क्या है डायटोमिक है ना बेटे, डायटोमिक है ये। इसके लिए F की वैल्यू जो है डायटोमिक वाली रखी जाएगी और फिर उसके बाद कैलकुलेट क्या करना है सीपी माइनस सीवी किसके लिए करना है स्पेसिफिक कैपेसिटी पर यूनिट मास। पहला क्या है आपका पहले क्या निकालना है आपको मोलर यानी मोल वाला यूज करना है और फिर यूज क्या करना है आपको मास वाला यूज करना है। ठीक है तो आप सबसे पहले क्या करना है सीवी लिखना है सीवी। सीवी हमारे पास क्या होता है बेटे F/2 इंटू आर यही तो बताया। तो F कितना होता है डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 तो आंसर कितना हो गया बेटे 5/2 इंटू आर आंसर क्योंकि ये मोलर वाला ही तो है। ये जो हम कर रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट तो है। बड़ा सी क्या है मोल वाला मोलर जो मोल वाला है वही तो मोलर बताया था है ना। अब इसी तरह से सीपी निकालो सीपी क्या होता है बेटे इंटू आर ये कितना होगा सीपी मोलर सीपी क्या हो गया 5/2 प्लस 1 इंटू R is equal to 7/2 इंटू आर आंसर। ठीक है और थर्ड क्या है आपका डी माइनस तो मैंने इसको बताया तो क्या बचेगा अपॉन टू 1 बाय सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर। ये आंसर नंबर 3 आंसर नंबर 3 समझ नहीं बात ये बात समझ में आ गया आर कैसे बचा क्या बताऊं करके ये देखो बेटे आर कैसे बचा सीपी क्या था मेरे पास 7/2 आर और ये क्या था बेटे सीबी था 5/2 आर तो आर मैंने कॉमन ले लिया तो इसमें से 7/2 में से 5/2 घटा दो क्या बचेगा 2/2 2 से 2 क्लियर 2/2 इंटू आर कटा ये बचा आपको सिंपल आर। क्लियर हो गया आपको क्लियर हुआ बेटे थर्ड आंसर। अब देखिए वो आगे क्या पूछ रहे हैं एंड ऑल्सो कैलकुलेट सीपी माइनस सीबी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास यानी अब ये जो सीपी माइनस सीबी है ये छोटे वाले हैं मास वाले। मैंने आपको बताया था बड़ा सी किसके लिए मोलर मोल के लिए और जो छोटा सी बताया है वो आपका किसके लिए मास के लिए। ठीक है अब आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना है देखो हमें पता है सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू क्या होता है आर। अब इसमें मास वाला लगाना क्या लगाना है तो मास वाले मैंने एक रिलेशन बताया था ना बेटे बड़ा सी इज इक्वल टू बड़ा एम इंटू छोटा एम बताया था एक रिलेशन ये क्या था मोलर वाला
और ये क्या था, मास वाला। तो मुझे इसको चेंज कर देना है किसमें, मास वाले में। तो मैं ऐसे कर दूं, एम सी पी छोटा वाला माइनस एम सी वी, दिमाग समझ में आई बेटे, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। ये क्या था आपका, मोल वाला। और ये क्या था, ये वाला क्या था, मास वाला। जब बड़ा सी और छोटे सी में समझ में आया था अभी, तो मैंने अब इस बड़ा सीपी को, मोलर वाले को किस में कन्वर्ट कर दिया, मास वाले में कन्वर्ट कर दिया। और मोलर मास ये है आपका, एम कैपिटल कैप, एम क्या बताया था, मोलर। ये इसका मोलर मास इज इक्वल टू 8, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये एम कॉमन ले लूं और किसके नीचे आ जाएगा, आर अपॉन दैट द आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ बेटे। अब एक और चीज भी है बेटा, देखो, अगर मैं ऐसे कहूं कि इसकी मात्रा भी निकालिए, तो आपको पता है आर की वैल्यू पता है, कल मैंने आपको आर के 3 मान लिखवाए थे, अगर याद हो तो। आर के मैंने 3 मान लिखवाए थे बेटे, कहा था ये क्वेश्चंस में यूज होंगे आपके। तो कल वाले अगर किसी ने लिखा है काम, तो उसने आर के 3 मान है। मैंने ये कहा था कि जूल में तो 8.314 है, 2 है, बताया था। अगर मैं इसे जूल में लिख दूं, आर का मान कितना, आर का मान 8.314 प्रति मोल केल्विन। ठीक है, अब एम क्या चीज है, मोलर मास। बेटे ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन के अणु 16, तो का क्या हो जाएगा, 32, यानी इतने बटे 32। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटे, क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आया, समझ में आ गया। वो तो आप कर ही लोगे, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेना। क्लियर हो गया बेटे। अगर आपको क्या निकालना है, स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास, ये मास वाली निकाली मैंने। अब ऊपर क्या निकाला था, मोलर, ये निकाली मास वाली। क्लियर हो रहा है, क्लियर है बेटे, ये मास वाली है, स्पेसिफिक हीट मास। क्लियर, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हटा दो इसे। और बच्चे भी थे अभी इससे पहले भी लेक्चर में, लगभग कितने थे, 6-7 बच्चे। मेरे मुझे लग रहा है मेरे को 5-7 मिनट लेट हो गया, 3 मिनट से जरूरत हो गया। हम्म, बस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटे, और मेरे सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू ए एट ऑक्सीजन गैस पीपी सीवी इज इक्वल टू बी। ठीक है, सो द रिलेशन, so the relation between A and B is given by, देखिए बेटा क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन लिख रही हूं मैं,
A इज इक्वल टू 16B, B इज इक्वल टू 16A और A इज इक्वल टू 4B और A इज इक्वल टू B, C, C एंड D। देखिए बेटा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कि हाइड्रोजन गैस, डाई एटॉमिक गैस के लिए Cp माइनस Cv कितना दिया है, A, और ऑक्सीजन गैस के लिए Cp माइनस Cv कितना दिया है, B। तो उसने कहा कि शो द रिलेशन बिटवीन A एंड B, हमें A और B के बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो हमको सबसे पहले देना पड़ेगा बेटे Cp माइनस Cv का फॉर्मूला ले लीजिए। देखिए हमें पता है कि ये भी डायटोमिक है, ठीक है। और इसमें एक चीज और भी ले लीजिए, ये जो है यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए मोलर स्पेसिफिक हीट। ये जो दिया हुआ है मोलर स्पेसिफिक हीट है, Cp माइनस Cv, ठीक है। जब Cp माइनस Cv पहले हाइड्रोजन के लिए ये है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू A, समझ रहे हो, डायटोमिक गैस के लिए। और दूसरा क्या है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू B, ठीक है। अब आप ये देखिए कि दोनों ही डायटोमिक गैस है, अगर दोनों ही डायटोमिक गैस दोनों ही बराबर होंगी या Cp माइनस Cv दोनों इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होंगे बेटे, हमें पता है ये आपका A बराबर B, समझ में आई बात। और हमें ये भी पता है ना कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, R, बताया मैंने अभी। अगर ये दोनों R के बराबर है तो ये दोनों किसके बराबर हो गए, R के। क्लियर हो गई बात। अगर ये दोनों R के बराबर है बेटे तो हम इसमें रखेंगे, देखो आपका देखिए Cp, ये तो मोलर वाला है बेटे, मास वाले में कन्वर्ट कीजिए इसको, क्या हो जाएगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R अपॉन M, R अपॉन M, Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू R अपॉन M, ठीक है। M क्या चीज है बेटे, मोलर मास। हाइड्रोजन के लिए निकालना जरा पहले ये, हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है 2, यानी R अपॉन 2, समझ में आ रही बात। ये मास वाला यूज कर रही हूँ, Cp अपॉन Cv कितना हो गया R अपॉन 2, और ऑक्सीजन का मोलर मास 32 R अपॉन, यानी कि उसके लिए Cp अपॉन Cv आ गया आपका R अपॉन 32, समझ में आ रही बात। अब मुझे इस दोनों को कोरिलेट कर दूंगा आपस में, कैसे करूं, अगर मैं इस R बटे 2 को 16 से ऊपर 16 से नीचे गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा बेटे, ये तो हो जाएगा 16 से क्या हो जाएगा 32, यानी कि R बटे 32 की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, ये वाला Cp अपॉन Cv। तो ये इसका मान क्या हो गया आपका, इसका मान तो हो जाएगा A। देखिए बेटा ये आपका है Cp माइनस Cv, देखो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, पहले वाले के लिए Cp, Cp अपॉन Cv ये हुआ एक R बटे 2, और दूसरे के लिए Cp माइनस Cv बराबर हुआ R बटे 32, इसका रिलेशन R से। और ये आपका, मैंने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया इसको पुनः से, ये आपका हुआ, देखो बेटे Cp अपॉन Cv, ये आपका रिलेशन हुआ V इज इक्वल टू 32, है ना, A इज इक्वल टू R बटे 2 इंटू 16 इंटू 16, R बटे जो 32 है B किसका मान है, B का, B इंटू 16।
देखो इधर देख लो जरा बेटे, ध्यान से इधर देख लो एक बार। ये आपका सीपी माइनस सीवी बराबर कितना था? ए। ये है सीपी माइनस सीवी बराबर बी। और मुझे पता है कि ये दोनों मोलर स्पेसिफिक हीट थी, तो ये दोनों आपस में बराबर हुए, यानी ए बराबर बी। और मेरे पास ये रिलेशन होता है सीपी माइनस सीवी बराबर आर के, तो यानी ए बराबर बी बराबर आर के। तो जब मेरे पास एक रिलेशन मोलर वाले के लिए होता है, वो क्या होता है? सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन एम। मैंने इसको एम का मोलर मास रख दिया, हाइड्रोजन वाले के लिए रखा तो आर बटे दो, और ऑक्सीजन वाले के लिए लिखा तो आर बटे 32। मुझे इसको 32 आर बटे दो को मैंने 16 से ऊपर नीचे गुना करके इसे 32 बना दिया, आर बटे 32। जब आर बटे 32 है तो ये किसका, ये वाला जो है किसके लिए मान हो गया? बी वाले के लिए। तो मैंने इसका मान रखा, बस आर बटे दो को, देखो बेटे आर बटे दो तो आपका ए था, ये 32 हो गया बी। तो ये रिलेशन आया आपका ए इज इक्वल टू, इस पूरे को बी रखा मैंने, यानी बी इंटू 16, यानी 16। क्लियर हो रहा? ये जो मैंने बेटे सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन एम रखा हो, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। ये सीपी माइनस सीवी जो है, ये किसका मान था बेटे? ए। किसका था? और ये सीपी माइनस सीवी जो आर बटे मैंने मोलर मास रखा ऑक्सीजन के लिए, ये किसका था? बी का। समझ में आ रही बात? ये आपका ए बराबर आ गया आर बटे दो, और बी बराबर आ गया आर बटे 32। अगर मैंने अब इसके नीचे 16 से और 16 से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या हो गया बेटे? आर बटे 32 ये हो गया। तो ये आर बटे 32 को मैंने क्या रख दिया? बी। समझ में आई बात? आर बटे 32 को मैंने क्या रखा? बी। ए बराबर बी इंटू 16। आपको इससे नहीं समझ में आई होगी बात। मैंने जनरली रख दिया था ना सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर बटे दो। तो आप कहोगे मैडम आपने यहाँ पे तो आर बटे दो रख दिया, यहाँ आर बटे 32, लेकिन आप ये भी देख लो कि ये भी डाई एटॉमिक है और ऑक्सीजन भी क्या है? डाई एटॉमिक। लेकिन इसके लिए सीपी माइनस सीवी कितना था? ए। और इसके लिए सीपी माइनस सीवी कितना था? बी। तो ये जो हाइड्रोजन के लिए है ए बराबर आर बटे दो, और ऑक्सीजन के लिए बी बराबर आर बटे 32। तो मुझे अब ये और ये दोनों बराबर है, हमें पता ही है ए बराबर बी बराबर आर की। तो इसका मतलब क्या हो गया? आर बटे दो और बराबर आर बटे 32। अब जो आर बटे दो है उसको मैंने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रही बात? भाई ये वाला मान आ गया, बराबर आर बटे दो इंटू 16 16 बटा कौन सा ऑप्शन नंबर क्लियर हुआ? ये वाली बात समझ में आई? आज हो गया? बताओ क्या समझ में आया? देखो ध्यान से देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार समझ लो फिर। ए बराबर, मुझे पता है कि सीपी माइनस सीवी, हमें पता है ए बराबर बी बराबर आर आया, यानी आर इसके बराबर था ना सीपी माइनस सीवी की। को जब मैंने मोलर मास को हटा के मास वाला लिया तो क्या लिया था? आर अपॉन एम मोलर मास। हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन की गैस में आर अपॉन एम, एम मोलर मास हाइड्रोजन का होता है दो, यानी ए बराबर कितना हो गया बेटे? आर बटे दो। समझो बात को, ए बराबर क्या हो गया? आर बटे दो। और ऑक्सीजन के लिए कितना हुआ बेटे? बी बराबर आर बटे 32। आप ये समझ लो ए बराबर आर बटे दो और बी बराबर आर बटे 32। अब इन दोनों से आपको ए और बी में रिलेशन निकालना है। आर को कैंसिल कर दो बेटे, आर कैंसिल कर दो। कैसे करोगे यार?
आर को कैंसिल कर दो, यहाँ से आर का मान निकाल लो, आर बराबर ऐसे कर लो, आर बराबर 2 गुना 1, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो गया, आर की जगह 2 × a, तो मैंने आर की जगह रख दिया 2 × a। समझ नहीं बात। और नीचे क्या था, तो ये क्या हो गया 16, और ये 16 इसमें गुना कर दूं तो क्या रह गया, इधर ये 16 इसमें गुना हुआ, 16b बराबर, तो यही तो आ रहा, समझ में आई बात। ये दूसरा तरीका है जो मैंने आपको इस तरह से करके दिखाया, और ये मैंने आपको सिंपल 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था। अगर आप इस तरह से कर दो, आर को एलिमिनेट कर दो, आर को एलिमिनेट मतलब आर को विलुप्त करना है, तो मैंने क्या किया बेटे, आर का मान हटाने के लिए इन दोनों में से मैंने आर का मान निकाल लिया, यहाँ से इक्वेशन से आर का मान कितना आया, 2 × a। तो जब 2a आया आर का मान, 2a आर की जगह मैंने 2a रख दिया इस इक्वेशन में, तो क्या हो गया 2a अपॉन 32, 2 से मल्टीप्लाई कट गया, डिवाइड हो गया 16, a अपॉन 16, तो 16 की मल्टीप्लाई b से कर दो, ये हो गया 16 b इजिकल टू a, ये रिलेशन आ गया a और b। आपने एक्स और वाई के मान 3 तरीकों से सीखे होंगे, कौन कौन से सीखे हैं, 3 तरीके से, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। सुनिए देखिए, मैथ्स में 3 तरीके पड़े हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। तो मैंने यहाँ पे पहले तो मैंने प्रतिस्थापन किया था, फिर मैंने यहाँ पे विलोपन कर दिया, आर क्यू दोनों तरीके से करके दिखा दूंगा मैं यहाँ। क्लियर हो गया बेटे, डाउट है क्या कुछ, क्लियर हुआ बेटे। अगर आप घर जाकर के एक बार अच्छे से करें, देख भी लेंगे ना, एक नजर से भी देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जाने के बाद घर अच्छे से आपको तैयारी बहुत करनी है। 16-16 घंटे कौन पढ़ाई कर रहा है, कर रहा है कोई 16-16 घंटे पढ़ाई है, कर रहे हैं, तो बेटा इतना चाहिए पढ़ने के, देखो इसकी नीट की क्लियर करने के लिए कम से कम खाना भी मिलता है, ठीक है, नहीं तो वक्त को बोल ला के भी साइड से ला दो मुझे, नहीं तो मैं अपने काम में लगा। वैसे मेहनत तो बहुत बड़ी जरूर मिलेगी, ये भी बात है, मेहनत के बाद फिर सफलता भी जरूर मिलेगी, क्योंकि जानते हो ना, खुदा किससे बना है, खुदा किससे बना है, खुद से, खुद से बना है ना खुदा, यानी अगर हम खुद मेहनत करेंगे तो खुदा भी पूछेगा कि बताओ क्या चाहिए आपको, खुद मेहनत करेंगे तो खुदा भी पूछेगा कि क्या चाहिए, इतनी मेहनत करो कि ईश्वर भी जो है पूछ ले तुमसे। आपको क्वेश्चन भी लेकर आए थे वो आपका इलेक्शन है, मैम मेरे में हो गए थे आप मैथ्स भी आउट क्वेश्चन मैम अच्छा अच्छा, लाई थी मैं, यस मैम 2 बार लाई थी मैं, ला दूंगी मैं, अगर और कहोगे तो ला दूंगी, ठीक ला दूंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, if CP and PV denote the specific heat per unit mass of an ideal and of molecule weight capital M
देन ऑप्शन बताने हैं आपको कौन से होंगे। बताइए आपको, बताओ क्या बचा बराबर आर कौन है पर और बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन पढ़ेंगी और मुझे बताएंगे आंसर, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, इस तरह से नहीं बताऊंगी मैं जरा सा भी। If CP and CB denote the specific heat, आप पढ़ी चुके हो क्या होता है। Permanent mass वाली molecule of an ideal gas of molecule weight m, then इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बता चुकी हूँ मैं आपको 3-4 बार। कौन सा डी 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 क्यों जानते करो, बताया है मैंने, आंसर बताया था मैंने, क्या कहा है। अगर कोई ये होता मोलर स्पेसिफिक हीट, अगर होता मोलर स्पेसिफिक हीट तब तो सीपी माइनस सीवी बराबर आर, लेकिन ये क्या है मास वाली है। क्या बताया था सीपी माइनस सीवी, सीपी माइनस सीवी क्या बताया था, आर तो मोलर स्पेसिफिक हीट था। अगर बेटे सीपी माइनस सीवी बराबर आर, ये तो था मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर छोटा पर यूनिट मास वाला लेना हो, ये तो मोल वाला था ना। अगर मुझे मैंने किसके लिए लेना है, पर यूनिट मास के लिए तो लेना है, यहाँ पे क्या रखूंगी, समझ रहे हो बात। इसके लिए मैंने रिलेशन बताया था ना, ये बड़ा सी बराबर एम इंटू छोटा सी, बताया था रिलेशन। ये आपका मोलर स्पेसिफिक हीट है और ये मास वाला, तो ये तो मोलर है, मोलर वाले को मास में कन्वर्ट कर दिया मैंने इस रिलेशन से, एम इंटू सीपी माइनस एम इंटू सीवी बराबर, दोनों में से क्या कॉमन ले लूं, तो यहाँ क्या रह जाएगा, कौन सा हुआ, सी तो कहा ना, सी बेटे ये वाला रिलेशन अभी बताया भी था मैंने कि ये किसके लिए था, मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए, और मास वाली के लिए क्या था आपका, इस रिलेशन में रख दिया मैंने, सीपी को रखा, जब देखो बेटा ये सीपी है ये भी सीपी है, समझ में आई बात। तो मैंने जब मोलर वाली को यूनिट मास वाली में कन्वर्ट किया, तो इस सीपी की जगह मैंने क्या रखा बेटे, मोलर मास इंटू सीपी, सही बात, मोलर मास इंटू सीपी, मोलर मास इंटू मोलर मास इंटू सीपी, एम कॉमन ले लिया, आई किसी चला था, क्लियर हुआ। तो थोड़ा ध्यान रखिए बेटे, क्योंकि ये जो है थर्मोडायनेमिक्स में थोड़े फॉर्मूले हैं, अगर आप फॉर्मूले ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन फटाफट होते जाते हैं। क्लियर हो रहा है। अच्छा ये हो गया, क्वेश्चन हो गया।
देखिए बेटे, ये है मोलर मास वाली सीबी, ठीक है, ये है मोलर मास वाला सीबी, क्लियर। मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, यानी मुझे इसका रेशो लेना है। तो आपको वो पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला, जो मोलर मास में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, सीवी में क्या होता है, सीवी में तो वो था ना, क्या था वो आपका F/2, हाँ यही तो था, और सीपी क्या था, F/2 प्लस 1 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में बताया था, आर से आर कैंसिल हो गया, और डिवाइड किससे हो जाएगा बेटा, F/2 से इसको डिवाइड करो तो 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/F/2, समझ गए बात, F/2 प्लस 1/F/2। अब इसको भी डिवाइड कर दो और इसको भी डिवाइड कर दो, अलग अलग कर दो, F/2 क्या हो जाएगा, F/2 से F/2 डिवाइड होके 1 रह जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/F/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और नीचे रह जाएगा F, है ना। तो क्या रह जाएगा बेटे, ध्यान से बताइए, 1 प्लस 2/F, क्लियर हुआ। ये किसका रेशियो है, CP/CB, पोलर वाली का, समझ में आई बात। ये बेटा जो CP/CB का रेशियो होता है, इसको हम कहते हैं गामा, क्या कहते हैं, गामा, या ये कह लीजिए कि द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड गामा, ठीक है। यानी कि सीपी, ध्यान से देख लीजिए इधर, सीपी अपॉन सीवी को मैंने कह दिया क्या होता है, ये गामा, गामा इज इक्वल टू कितना माना गया है इसका, 1 प्लस, ठीक है, यानी ये वाला रिलेशन भी हो गया इसमें, क्या रिलेशन हुआ बेटे, गामा में और डिग्री ऑफ फ्रीडम में, यानी गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/, what do you mean by gamma, gamma is the ratio of CP and CV, गामा क्या चीज है, CP और CV का रेशियो, और CP और CV यहाँ पर क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोल वाली, ठीक है। बताइए तो जरा, मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा का मान, मोनो एटॉमिक गैस के लिए F का मान 3 होता है, तो गामा का मान क्या हो जाएगा 4, मोनो एटॉमिक गैस, बताइए जरा, मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा का मान क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/3, यानी 3 प्लस 2 यानी 5/3, 5/3 की वैल्यू आ गई 1.67, समझ में आई बात। ये किसके लिए है, गामा मोनो एटॉमिक, गामा मोनो। अब जरा बेटे गामा डाइएटॉमिक बताइए, गामा डाइएटॉमिक की वैल्यू क्या होगी, ये तो गामा मोनो थी, यहाँ पे लिख रही हूँ गामा डाइएटॉमिक, बताना जरा बेटा, 7/3, 7/3, समझ में आ गया कैसे, यानी कि मैं इसे लिख देती हूँ 1 प्लस 2/5, ये 5 इंटू 2 7 हो गया, 7/5, ये हो गया आपका 1 पॉइंट कितना स्वैप करोगे 1.4, समझ में आई बात। इसी तरह से गामा ट्राई एटॉमिक निकाल के दिखाओ, गामा ट्राई एटॉमिक क्या होगा बेटे, 1 प्लस 2/6, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 6 होता है, तो क्या हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा आपका 3, और 4/3, और ये हो जाएगा 1.33, यही हुआ। तो आपने क्या चीज नोट करी कि जो सीपी और सीवी का अनुपात है, मोनो के लिए सबसे ज्यादा, डाइएटॉमिक के लिए उससे कम, और ट्राइएटॉमिक के लिए उससे भी कम,
इसका मतलब ये रिलेशन हो गया गामा मोनो इज ग्रेटर देन, फिर गामा डायटोमिक, और फिर गामा ट्राइएटोमिक या पॉलीएटोमिक। समझ गई बात? ये रिलेशन याद रखेंगे यार। क्लियर हुआ? कितना आया गामा का मान मोनोएटॉमिक के लिए? 1.67, और डायटोमिक के लिए गामा का मान 1.4, और ट्राइएटॉमिक के लिए गामा का मान 1.3। क्लियर हुआ बेटा? सीपी देखिए, ये कर लिया, हटा दो इसे। टाइम हो गया? क्या टाइम हुआ? कोई नहीं, एक दो रिलेशन और लिख लो। जाना है? कहाँ से आते हो? बहुत दूर का क्यों है? 5 मिनट मेरे को लेट हो गया था ना, 5 मिनट और पढ़ लो। है कल पढ़ाओ? कल तो छुट्टी है, आपको पता ही है, 2-3 दिन की छुट्टी है। फिर कल की छुट्टी है, परसों की भी छुट्टी है, और फिर संडे है, 3 दिन की रेगुलर छुट्टी है। फिर आपको मंडे को आना है। देख लो बेटे जैसा आपको उचित लगे। 5 मिनट में ये देख लो बेटा। CP and CV in terms of R and gamma। अब मुझे CP और CV को गामा के टर्म्स लिखना है। मैं 2 मिनट तक अच्छा, ज्यादा नहीं, बस 5-7 मिनट ही पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है ठीक है ठीक है बेटे। देखिए बेटे ध्यान से देखेंगे जरा। सीबी आपको मैंने बताया था, सीबी क्या होता है? F/2 इंटू आर बताया है। ध्यान से देख लीजिए बेटा। अभी अभी मैंने रिलेशन कराया आपको गामा में और एफ से। क्या रिलेशन कराया? अभी मिटा दिया, बस आप लोग भी कर रहे हैं। पापा खड़े हैं, फिर तो बेटे सबसे छूट जाएगा। बस चलो 3 रिलेशन और कर लो, बस इसमें कर लो, आपका आर और गामा में कर लो बेटे, फिर नेक्स्ट टर्म पे करा दूंगी। ठीक है, ये देखो बेटे, मैंने अभी अभी आपको ये रिलेशन बताया है, गामा इज इक्वल टू 1+2/f, ये बताया। yes, तो मुझे जो है ये वाला मैं पहले से बता चुकी हूँ कि CB इज इक्वल टू F/2 इंटू आर। तो मुझे क्या करना है बेटा कि F के पदों में यहाँ पे इसको F का मान एलिमिनेट कर दो। क्या होगा? देखो बेटे, मुझे F/2 का मान निकालना है यहाँ से। देख लीजिए ध्यान से बेटा, अगर मैं 1 को इधर ले जाऊं क्या रह जाएगा? गामा -1 इज इक्वल टू 2/f, और मुझे तो यहाँ 2/f आया और मुझे F/2 चाहिए। उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 1/, गामा -1 इज इक्वल टू F/2, यानी इस F/2 का मान जो ये आया वो यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा आपका CV इज इक्वल टू 1/, गामा -1 इंटू आर। समझ में आई बात? ये किसमें रिलेशन आ गया? आर में और गामा, आर में और गामा में। समझ में आई बात? पहला। इसी तरह से दूसरा रिलेशन आप करोगे बेटा, आपको पता है ना कि CP/CV इज इक्वल टू, मैंने बताया इन दोनों का रेशो क्या होता है? गामा। अभी बताया कि CP और CV का रेशो क्या कहलाता है? गामा कहलाता है।
मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? गामा। अब ध्यान से सुन लो बेटे, अगर मैं इससे करूं तो ये क्या आ जाएगा? सीपी बराबर गामा इंटू सीवी। इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो गए, कर दिया। अब ये जो मैंने सीवी की वैल्यू यहाँ रखी है आर और गामा के पदों में, तो मैं इस सीवी की मान को यहाँ रख दूं तो क्या हो जाएगा? सीपी का मान हो जाएगा। सीपी इज इक्वल टू गामा इंटू आर अपॉन गामा माइनस 1। तो ये सीपी का मान आ गया बेटो। किसके पदों में आ गया? ये गामा और आर के पद, सीवी और सीपी का मान। ठीक है बेटे, गामा आर अपॉन गामा माइनस 1, ये इससे आया, इस वाले फार्मूले से। ये मैंने आपको बताया था ना, ये इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका, इसमें जब मैंने सीवी का मान रख दिया तो ये आपका सीपी का मान हो गया। समझ में आई बात? अब एक टेबल बना रही हूं मैं, तो उस टेबल को नोट कर लो, आपके लिए बहुत आसानी रहेगी याद करने के लिए। ये कर लिया बेटे? ये कर लिया? अब करो फटाफट। इधर से करा ली तब। ये देखिए, फर्स्ट जब F यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक के लिए 3, डायटॉमिक के लिए 5 और ट्राइएटॉमिक के लिए 6 होता है, तब आपका जो सीबी का मान क्या है? F/2 इंटू आर बताया था, यानी कि, और सीपी क्या बताया था मैंने? सीपी बताया था F/2 प्लस 1 इंटू आर। और थर्ड वाला, सेकंड वाला, ये जो फॉर्मूला है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, यानी मोलर, ये बता चुकी हूँ। 4 सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन कैपिटल एम, मोलर मास वाला। ये किसके लिए है? मास वाले के लिए। ये मोलर के लिए, ये मास वाले के लिए। ठीक है, और थर्ड के बाद ये फोर्थ हो गया आपका, और उसके बाद आ जाइए, अच्छा ये तो इसी के हो गए दोनों पार्ट। फिफ्थ वाला लिख लीजिए, चलिए फिफ्थ वाला लिखिए, सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन एफ। ये गामा और एफ में रिलेशन बताया अभी। फिर इसके बाद लिखिए सिक्स्थ, गामा की वैल्यूज बताई मैंने, 5 अपॉन 3, 7 अपॉन 5 और 8 अपॉन 6। ठीक है, और एक मैंने आपको कल बताया था बेटे, U इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी, ये बताया था मैंने भी। डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बताया था कल। और इसे डिग्री ऑफ फ्रीडम के पदों में मैंने ये भी सूत्र भी कल लिखवाया था, N इंटू F/2 इंटू RT, ये भी करवाया था कल, याद है? ये वाला सूत्र करवाया था कल, ध्यान आ रहा है कुछ? और ये भी लिख लीजिए, कितने फार्मूले हो गए आपके? 6, ये 7वां और 8वां फार्मूला लिख लीजिए। 8वां ये लिखिए आप, सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1। 9वां फार्मूला लिखिए, सीपी इज इक्वल टू गामा इंटू आर अपॉन गामा माइनस 1। ये अभी बताया मैंने, सीवी का मान और सीपी का मान गामा के पदों में। ये मैंने इकट्ठे 9-10 फार्मूले लिखवा दिए हैं, 10 फार्मूलों के ऊपर बेस चलेगी आगे की। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट टाइम।
ये फॉर्मूले याद करके आना बेटे। अगर आप मेरे साथ फ्लो बनाओगे तो फ्लो बन जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको याद करने पड़ेंगे। जो मैंने फॉर्मूले आए हैं ये सबको लर्न होने चाहिए। 3 दिन का गैप भी है जिसमें ये ऑफ कैसे है?